अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास स्प्रिंग सिस्टम। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मास स्प्रिंग सिस्टम आ गया, मास अटैच हुआ स्प्रिंग सिस्टम। इसमें अब हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो डिस्कस करते हैं। बेस में हमने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हमें डिस्कस करना है। हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम में हम पहले पढ़ेंगे हुक्स लॉ। भी हुक्स लॉ क्या होता है और इसकी क्या रिलेशन है, स्टेटमेंट क्या है, और साथ ही साथ हम इसको पढ़ेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है, और साथ ही साथ हम देखेंगे एक्सेलरेशन का रिलेशन। एक्सेलरेशन का रिलेशन देखेंगे किसके साथ, लेंथ के साथ रिलेशन, लेंथ के साथ, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम देखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स। आज के हमारे पास यही तो मास स्प्रिंग सिस्टम में हमारा एक टॉपिक है, उसमें सब टॉपिक है हमारे पास। हुक्स लॉ क्या होता है, स्प्रिंग्स कांस्टेंट क्या है, और एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है लेंथ के साथ, और रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या होती है। इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मास अटैच हुआ स्प्रिंग सिस्टम अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने पहले ये चीज़ें बयान करनी है, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना है भी, कैसे एक्सप्लेन करके लिखना है। अभी ये फिलहाल आपके शॉर्ट के तौर पर भी आ सकते हैं। स्ट्रेट करें, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है लेंथ के साथ, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एक वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इनको। हुक्स लॉ पढ़ते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है अ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। क्या कहता है कि जब हम किसी स्प्रिंग पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स के साथ साथ उसकी लेंथ में भी इजाफा होगा। अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, अगर हम फोर्स कम करेंगे तो उसकी लेंथ भी कम होगी। हमारे पास मतलब अब ये हमारे पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है, अब इस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस पर फोर्स अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये यूँ आ गया। अब ये देखें मेरे पास लेंथ में इजाफा हुआ, मैंने क्योंकि इस पर कोई फोर्स अप्लाई की। अब मैंने इस पर कम फोर्स अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, कम लेंथ इंक्रीज होगी। मैंने अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई की तो ये हमारे पास ज्यादा लेंथ इंक्रीज होगी। अब इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको लिखते हैं। हमारे पास मैथमेटिकल इसकी फॉर्म क्या है, क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमारे पास एफ है, ये डायरेक्ट रिलेशन रखता है एक्स के साथ। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये हैं तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। ये साइन ये हमारे पास रिस्टोरिंग का सिंबल है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। अब पढ़ते हैं। अब यहाँ से हम निकालते हैं अपना कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ से देखते हैं कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है। कांस्टेंट असल में हमारे पास रेशियो होती है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में अब यहाँ से क्या करेंगे, के इधर रहने देंगे, एक्स को इस साइड पे लेके जाएंगे, एफ ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर पे लेके आएंगे, एफ ओवर एक्स इज इक्वल टू के। ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका यूनिट जो हमारे पास होता है न्यूटन पर मीटर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट हमें ये मालूमात देता है, जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये मालूमात देता है कि हमारे पास जो स्प्रिंग है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, और इस पर कितनी फोर्स अप्लाई होगी। मतलब अगर हमारे पास के वैल्यू काफ़ी है, के वैल्यू इज ग्रेटर देन स्प्रिंग इज हार्ड। अगर के वैल्यू ज्यादा है तो स्प्रिंग हार्ड होगा, क्या होगा, हार्ड होगा। अगर के वैल्यू कम है, के वैल्यू इज लो, स्मॉल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, देन हमारे पास जो स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग इज
सॉफ्ट होगा, स्प्रिंग क्या होगा, सॉफ्ट होगा हमारे पास। अब यही के की वैल्यू से हम उसके बता सकते हैं कि हमारे पास स्प्रिंग जो है सॉफ्ट है, हार्ड है, और इसी के की वैल्यू से ही हमें पता चलता है स्प्रिंग की स्टिफनेस। ठीक है, स्टिफनेस कहते हैं हार्ड या सॉफ्ट, स्टिफ कहते हैं हार्ड और सॉफ्ट कहते हैं नरम। ठीक है ना। अब चलते हैं, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्सलेशन। अब हम इक्वेशन ले लेते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन है F = kx। यहाँ से हमने एक्सलेशन भी बताना है। चलते हैं अब एक्सलेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। मैंने जैसे कि स्टार्ट में बताया था कि हुक्स लॉ पढ़ेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे, साथ ही साथ हमारे पास जो एक्सलेशन होगा उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलते हैं एक्सलेशन। एक्सलेशन का जो लेंथ के साथ रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या रिलेशन है एक्सलेशन, हम इस फार्मूले से हम इसे पहले इस फार्मूले को लिखते हैं F = kx। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं एक्सलेशन। वो कैसे, हमने पहले पढ़ चुके हैं नाइन्थ क्लास में। हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F = m में क्या कहता है, F = m में। यही होता है ना हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ, कि फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, मास और एक्सलेशन के प्रोडक्ट के। ठीक है, अब यहाँ मैं F की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, ma = kx। अब क्योंकि हमने एक्सलेशन की वैल्यू निकालनी है तो a इधर ही रहेगा, m को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये आ जाएगा -k/m × x। अब जो हमारे पास यहाँ पे k और m है, k और m ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती, तो स्पेसिफिक टाइम के लिहाज से मतलब उसकी उस टाइम वैल्यू चेंज नहीं हो रही, कंटिन्यूसली वही सेम वैल्यू रहती है, वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मास देखा जाए, अब अगर हमने 2 ग्राम लिया है तो उसका मास वही रहेगा ना, उसको चाहे जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका मास सेम रहेगा, उसका मास चेंज नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे जो हमारे पास k और m है क्या है, वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, इसके इक्वल है कांस्टेंट के इक्वल। इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा कांस्टेंट, कांस्टेंट लिख रहा हूँ, और ये साथ क्या है, x है। क्या था, x रहेगा, x लिखा। अब मैंने ये इक्वल का साइन हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाना है, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट हटा देंगे, हमारे पास क्या आएगा, a प्रोपोर्शनलिटी -x। अब ये हमारे पास क्या कर रहा है कि एक्सलेशन हमारे पास जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है डिस्प्लेसमेंट क्या या चेंज इन लेंथ के। ठीक है ना, जो स्प्रिंग में जो हो रही है, ठीक है ना, अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो साथ एक्सलेशन इंक्रीज होगा। लेकिन ये जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दोनों होंगे इंक्रीज। अगर एक्स इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास एक्सलेशन इंक्रीज होगा, लेकिन क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में इंक्रीज हो रहे होंगे। ये हमारे पास क्या है, एक्सलेशन का भी रिलेशन आ गया हमारे पास जो लेंथ है। लेकिन अब हम साथ ये देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सलेशन का आ गया, हुक्स लॉ हमने कहा था, हुक्स लॉ पढ़ेंगे, हुक्स लॉ पढ़ा हमने, साथ ये कहा था स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ क्या है एक्सलेशन। और अब हमारे पास जो फोर्थ सब टॉपिक है वो हमारे पास क्या थी, रिस्टोरिंग फोर्स। अब हम उस रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स असल में ऐसी फोर्स होती है, वो कोशिश करती है कि कोई बॉडी है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, जब हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे इक्विलिब्रियम से किसी और पोजीशन में ले जाते हैं, तो वो उसके अंदर एक फोर्स रिस्टोर हो जाती है, स्टोर हो जाती है। वो कोशिश करती है कि इसे दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए, ठीक है, ताकि वो इक्विलिब्रियम में, ताकि वो स्टेबल रहे, उसे स्टेबल करने की कोशिश करती है। चलिए डेफिनेशन इसकी देखते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, आप फोर्स, आसान सी डेफिनेशन है, आप आसानी से लिख सकते हैं, a force that brings a body to its ओरिजिनल लिखें या इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखें, ओरिजिनल और इक्विलिब्रियम पोजीशन। is called restoring force।
रिस्टोरिंग फोर्स। हमारे पास एक ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को उसकी इक्विलिब्रियम हालत, उसके मतवाजन हालत या उसकी असल पोजीशन पे, उसकी असल हालत पे ले आए, वो क्या कहलाती है? हमारे पास क्या कहलाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास, लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई एक स्प्रिंग है, ठीक है, या मेरे पास पोजीशन ओ पे है, ये क्या उसकी ओरिजिनल पोजीशन। अब इस पे कोई फोर्स, अभी हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, अपनी असल हालत में, इक्विलिब्रियम हालत में है। जब मैं इस पे कोई फोर्स अप्लाई करूंगा, क्या होगा? एक तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच मतलब इनकी लेंथ बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ क्या होगा? इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ओ से ये ए पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पे फोर्स एफ लगा के यहाँ ए पोजीशन पे ले आएगा, क्या अब इसमें एक और फोर्स क्या हो गई? स्टोर हो गई, जो इसे पीछे की तरफ धकेल रही होती है। आपने देखा होगा जब आप कोई स्प्रिंग हाथ में लिया होगा, ठीक है, स्प्रिंग को जब आप खींचते होंगे तो ऐसा लग रहा होगा स्प्रिंग आपके जो फोर्स लगा रहे हैं उसके साथ आपके हाथ को खींच रहा है। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, ये क्या करेगा? ये हमारे पास दोबारा इसे पोजीशन ओ पे लाने की बजाय ओ से बैक साइड, क्योंकि वो फोर्स जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ओ पोजीशन से बैक साइड पे ले आएगा। ये हमारे पास कोई बी पोजीशन है। इस तरह मतलब ये है कि जब रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जब भी हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें एक और फोर्स खुद ब खुद क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है, जो उसे ओरिजिनल पोजीशन पे ले आने की कोशिश करती है, वो हमारे पास क्या होती है? रिस्टोरिंग। जैसे हमने पढ़ा कि स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास क्या कौन से सब टॉपिक होते हैं? हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा, ये शॉर्ट के तौर पर आते हैं ये सब टॉपिक जो हैं। हुक्स लॉ पढ़ा, एक्सेलरेशन का रिलेशन पढ़ा, स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा और रिस्टोरिंग फोर्स हमने पढ़ी। लेकिन अब देखना ये है, असल मकसद ये है, अब हम आगे देखेंगे जब हम किसी स्प्रिंग के साथ मास को अटैच करते हैं और जब उस पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद जब उस उसके फोर्स छोड़ते हैं उस मास को, तो वो कैसे मूवमेंट करता है और उसमें कौन कौन सी एनर्जी कहाँ पे, किस पॉइंट पे हाई होती है, किस पॉइंट पे लो होती है। वहाँ पे देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन को भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक पर। लेट्स सपोज मैंने एक स्प्रिंग लिया, इसका एक सिरा मैंने क्या कर दिया? बांध दिया है किसी के साथ, ठीक है ना, जो हमारे पास फिक्स पॉइंट है उसके साथ बांध दिया, ठीक है, और दूसरा सिरा इसके किसी मास के साथ बांध दिया। ये अब रेस्ट की हालत में है, ये हमारे पास कोई सी ओरिजिनल पोजीशन पे है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे। जब मैंने इस पर कोई फोर्स अप्लाई की, यहाँ पे मैंने कोई फोर्स अप्लाई की, क्या की? फोर्स अप्लाई की इस मास पे। फोर्स अप्लाई करने के बाद ये पोजीशन ओ से पोजीशन ए पर गया, पोजीशन ओ से पोजीशन ए पर गया। अब पोजीशन ओ से पोजीशन ए पर जाने की वजह से इसकी क्या हो गई? लेंथ इंक्रीज हो गई। स्प्रिंग की क्या हो गई? लेंथ इंक्रीज हो गई। इसने इंक्रीज लेंथ में इंक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या है? इसने डिस्प्लेस किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब जब मैंने इस पे फोर्स लगाई और इसे पॉइंट ए पर ले आया, अब क्या हुआ? इसमें एक फोर्स स्टोर हो गई, जब हमने रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है। अब ये फोर्स क्या कोशिश कर रही है? जो इसमें स्टोर हो रही है, कह रही है कि इसे ओरिजिनल पोजीशन पे ले आइए, अपनी तरफ से कोशिश कर रही होती है। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, क्या होगा? ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसे ऐसा मूव कराएगी, यहाँ पॉइंट ओ तक आएगी, लेकिन ओ पॉइंट ओ पर नहीं रुकेगी। पॉइंट ओ से ये बैकवर्ड आएगी, किसी पॉइंट बी पर जाके रुकेगी, पॉइंट बी पर जाके रुकेगी, और पॉइंट बी पे जाके रुकने के बाद दोबारा ये पॉइंट ओ की तरफ आएगी, ओ से फिर दोबारा ए पर आएगी। इस तरह ये अपनी कंटिन्यूअसली मूवमेंट जारी रखेगी। इस तरह इसकी मूवमेंट जारी होने की वजह से क्या होगा? इसमें क्या इस तरह की जो हमारे पास मोशन होती है, जो टू एंड फ्रो मोशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन जो हमारे पास क्या होती है? ऑसिलेटरी मोशन होती है। टू एंड फ्रो मोशन हमारे पास क्या होती है? ऑसिलेटरी मोशन। यही हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है, और जो हमारे पास क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में होते हैं। इसलिए हमारे पास क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल मास स्प्रिंग सिस्टम। अब इसमें देखेंगे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे ज्यादा होती है और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज्यादा होती है, और हमारे पास एक्सेशन कहाँ पे ज्यादा होता है। जब मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसे पॉइंट ए पे ले गया, तब हमारे पास देखेंगे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास क्या होगी? मैक्सिमम। क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास होगी जीरो। क्या होगी? जीरो होगी। और जो साथ साथ हमारे पास एक्सेलरेशन है
वो पॉजिटिव एक्स होगा, मतलब मैक्सिमम एक्स होगा, पॉजिटिव एक्सलेशन होगा। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव लेंथ इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा एक्सलेशन होगा। हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि इसका रिलेशन लेंथ के साथ है, लेंथ इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा एक्सलेशन होगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड पे होगा तो पॉजिटिव होगा। अब इसी तरह आप दूसरे पॉइंट पे आएंगे, पॉइंट बी पे। यहाँ भी हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो पॉइंट बी पे होगी वो हमारे पास मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, और एक्सलेशन हमारे पास यहाँ भी मैक्सिमम लेंथ के लिहाज से होगा। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी लेफ्ट साइड पे उतनी ज़्यादा एक्सलेशन होगा। लेकिन ओरिजिनल पोजीशन पे पॉइंट ओ पे हमारे पास जो होता है पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है ना। और जो एक्सलेशन होता है ये भी हमारे पास पॉइंट ओ पे 0 होता है। यह एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है कि हमारे पास जो जो हमारे पास मीन पोजीशन पे क्या होती है, मीन पोजीशन पे हमारे पास क्या वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की मीन पोजीशन पर। ठीक है ना, मीन पोजीशन क्या होती है, एमसीक्यूज में आ सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, एमसीक्यूज है, आप लिख लीजिएगा एमसीक्यूज। मीन पोजीशन पे हमारे पास एक तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो एक्सलेशन है हमारे पास क्या होगा, 0। ठीक है, ये कहें काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल पोजीशन में मैक्सिमम होती है, और जो हमारे पास दो साइड होती हैं ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट और राइट, यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। एक्सलेशन क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम होगा दो साइड पे, ओरिजिनल पोजीशन पे क्या होगा, एक्सलेशन हमारे पास 0 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, कल के आपके टेस्ट में है, आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं फ़ौरन ही उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको सिंपल से सिंपल वर्डिंग में आपको ये चीज़ें समझाऊं, आपके जहन में बैठ जाए, ताकि आपके पेपर अच्छे तरीके से हों। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी साथ कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।